दोस्तों, हिस्ट्री में हमने ऐसे कई वॉर्स के बारे में सुना है जो जमीन, पावर या रिसोर्सेज के लिए लड़े गए। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे वॉर के बारे में सुना है जहां एक मॉडर्न आर्मी ने एक पक्षी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी हो? और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आर्मी वो वॉर हार गई। आज हम बात करेंगे 1932 के उस अजीबोगरीब मिलिट्री कैंपेन की, जिसे हिस्ट्री में द ग्रेट ईम्यू वॉर के नाम से जाना जाता है। यह कहानी कॉमेडी और ट्रेजेडी का एक ऐसा मिक्स है जो यह साबित करती है कि नेचर के आगे इंसान के सबसे एडवांस्ड वेपन्स भी फेल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। जब युद्ध समाप्त हुआ तो हजारों ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश सोल्जर्स अपने घर वापस लौटे। इन एक्स सोल्जर्स को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सोल्जर सेटलमेंट स्कीम शुरू की। उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैंपियन और वॉलगुलन जैसे दूर दराज के इलाकों में फार्मिंग करने के लिए ज़मीन दी गई। पर प्रॉब्लम यह थी कि यह ज़मीन खेती के लिए बहुत ही खराब थी, एकदम सूखी और बंजर। फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन यानी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। व्हीट यानी गेहूं के प्राइसेस बुरी तरह गिर गए। गवर्नमेंट ने किसानों से प्रॉमिस किया था कि यदि वे अधिक गेहूं उगाएंगे तो उन्हें सब्सिडीज मिलेंगी, लेकिन उन्हें कभी कोई पैसा नहीं मिला। अक्टूबर 1932 तक किसान बेहद गुस्से में थे और उन्होंने अपनी फसल गवर्नमेंट को न सौंपने की धमकी दे दी थी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार नहीं, बल्कि कुछ और ही होने वाली थी, क्योंकि उसी साल एक भयंकर सूखा पड़ा। इस सीवियर ड्राउट के कारण पानी और भोजन की तलाश में लगभग 20,000 एम्यू बर्ड्स कोस्ट की ओर माइग्रेट करने लगे। एम्यू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाइटलेस बर्ड है, जो लगभग 6 फीट लंबा होता है और 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। जब इन 20,000 ईम्यूज ने एक्स सोल्जर्स के खेत देखे तो उन्हें वहां क्लियर की गई जमीन और जानवरों के लिए बनाए गए आर्टिफिशियल वाटर सोर्सेज मिल गए। उनके लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उन्होंने खेतों को पूरी तरह तबाह कर दिया, सारी फसल खा गए और फेंसेस में बड़े बड़े छेद कर दिए, जिसकी वजह से रैबिट्स भी खेतों में घुस आए और बची खुची फसल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये किसान वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन्स थे। उन्हें पता था कि ऐसे दुश्मन से कैसे निपटना है। उन्होंने सीधे ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सर जॉर्ज पियर्स से कांटेक्ट किया और एक सीधी डिमांड रखी, हमें मशीन गन्स चाहिए। सर जॉर्ज पियर्स तुरंत मान गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि गन्स का इस्तेमाल केवल ट्रेंड सोल्जर्स ही करेंगे। पियर्स का मानना था कि ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा होगा। पहला, सोल्जर्स को टारगेट प्रैक्टिस का अच्छा मौका मिल जाएगा, और दूसरा, उस समय वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक सेसेशन मूवमेंट चल रहा था, यानी लोग ऑस्ट्रेलिया से अलग एक नया देश बनाना चाहते थे। तो गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी कि वो अपने किसानों की परवाह करती है। यहाँ तक कि उन्होंने फॉक्स मूवीटोन के एक कैमरामैन को भी साथ भेजा, ताकि इस महान जीत की प्रोपागेंडा फिल्म बनाई जा सके। और इस तरह शुरुआत हुई द ग्रेट ईम्यू वॉर की। नवंबर 1932 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी के मेजर जीपीडब्ल्यू मेरेडिथ के नेतृत्व में एक छोटी सी मिलिट्री डिटैचमेंट तैनात की गई। उनके साथ सार्जेंट एस मैकमरी और गनर जे ओहालोरन थे। उनके पास 2 लुइस मशीन गन्स और 10,000 राउंड्स एम्यूनिशन था। उनका टारगेट था इन पक्षियों का पूरी तरह से खात्मा करना। पर ईम्यू बर्ड्स की प्लानिंग कुछ और ही थी। 2 नवंबर को कैंपियन के पास पहला आमना सामना हुआ। वहां लगभग 50 ईम्यूज का एक झुंड देखा गया। किसानों ने उन्हें घेर कर एम्बुश करने की कोशिश की, पर जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, ईम्यू बर्ड्स ने अपनी ग्वेरिल्ला टैक्टिक्स दिखानी शुरू कर दी। वे छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गए और एक अजीब जिगजैग पैटर्न में इतनी तेजी से भागे कि उन पर निशाना लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। उस दिन मुश्किल से कुछ ही ईम्यू मारे गए। 4 नवंबर को मेजर मेरेडिथ ने एक डैम के पास लगभग 1,000 ईम्यूज को घेरने की प्लानिंग की। उन्होंने पक्षियों के बिल्कुल करीब आने तक इंतजार किया और तभी अचानक मशीन गन से ओपन फायर कर दिया। लेकिन सिर्फ 12 ईम्यूज को मारने के बाद ही उनकी गन जैम हो गई और बाकी के सारे पक्षी सेफली वहां से भाग निकले। मेजर मेरेडिथ और उनके सैनिक हैरान और परेशान थे। उन्होंने नई स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने सोचा, क्यों ना मशीन गन को एक ट्रक पर माउंट कर दिया जाए। लेकिन यह आइडिया भी एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। खेत की जमीन इतनी अनइवन और उबड़ खाबड़ थी कि ट्रक इतनी बुरी तरह हिला कि गनर एक भी गोली सही निशाने पर नहीं चला पाया। और स्पीड के मामले में ट्रक एम्यू बर्ड्स का मुकाबला ही नहीं कर सका। आर्मी के ऑब्जर्वर्स ये देखकर शॉक्ड थे कि एम्यू किसी ट्रेंड मिलिट्री की तरह बिहेव कर रहे थे। एक मिलिट्री रिपोर्ट में लिखा गया था कि हर झुंड का अपना एक लीडर होता है, एक बड़ा ब्लैक फेदर्ड बर्ड जो लगभग 6 फीट लंबा होता है।
जब बाकी पक्षी खाना खाते हैं तो वो पहरेदारी करता है और किसी भी खतरे के आते ही सबको सिग्नल दे देता है, जिसके बाद सब सेफली भाग जाते हैं। ईम्यू फिजिकली इतने मजबूत थे कि कई बार गोलियां लगने के बाद भी वे अपनी फुल स्पीड से दौड़ते रहते। मेजर मेरेडिथ उनकी इस एंड्योरेंस से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने ऑफिशियली कहा, अगर मेरे पास इन पक्षियों जैसी गोली सहने की कैपेसिटी वाली मिलिट्री डिवीजन होती तो मैं दुनिया की किसी भी आर्मी का सामना कर लेता। वे टैंक्स की तरह मशीन गन्स का सामना कर सकते हैं। 8 नवंबर तक 6 दिन की कड़ी मेहनत और 2500 गोलियां फायर करने के बाद भी केवल 50 से 200 ईमियस ही मारे गए थे। जब यह न्यूज़ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट और मीडिया तक पहुंची तो आर्मी का खूब मजाक उड़ाया गया। पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर ने सार्केस्टिक टोन में पूछा, क्या इस वॉर में हिस्सा लेने वालों को मेडल्स दिए जाएंगे? तो दूसरे ने जवाब दिया, अगर मेडल्स देने ही हैं तो उन एम्यू बर्ड्स को दिए जाने चाहिए जिन्होंने अब तक हर राउंड जीता है। सेनेटर जेम्स डन ने तो सर जॉर्ज पियर्स को मिनिस्टर ऑफ द एम्यू वॉर का टाइटल दे दिया। इस पब्लिक एम्बेरसमेंट को देखते हुए डिफेंस मिनिस्टर पियर्स ने 8 नवंबर को अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। पहला राउंड एम्यू बर्ड्स जीत चुके थे, लेकिन किसान अभी भी हेल्पलेस थे। फसलें अभी भी बर्बाद हो रही थीं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर जेम्स मिचेल ने फिर से मिलिट्री सपोर्ट की कड़ी डिमांड की। भारी प्रेशर में आकर 13 नवंबर को मेजर मेरेडिथ को उनके सैनिकों के साथ फिर से फील्ड में उतारा गया। यह सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ा बेहतर रहा। 10 दिसंबर तक जब उन्हें परमानेंटली वापस बुलाया गया तो मेजर मेरेडिथ ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने 986 ईमियस मारे हैं और एग्जैक्ट 9860 गोलियों का इस्तेमाल किया है, यानी रफली 10 बुलेट्स पर बर्ड। उन्होंने यह भी क्लेम किया कि लगभग 2500 ईमियस बाद में अपनी इंजरीज के कारण मर गए, लेकिन 20,000 की मैसिव पॉपुलेशन के सामने यह नंबर्स ना के बराबर थे। मॉडर्न आर्मी और उनकी मशीन गन्स पूरी तरह से फेल हो चुकी थीं। तो इस द ग्रेट ईम्यू वॉर का फाइनल रिजल्ट क्या रहा? आने वाले सालों में 1934, 1943 और 1948 में किसानों ने फिर से मिलिट्री हेल्प मांगी, पर गवर्नमेंट अब समझ चुकी थी कि बुलेट्स इन पक्षियों को नहीं हरा सकती। इसलिए उन्होंने सीधे आर्मी भेजने की जगह बाउंटी सिस्टम यानी इनाम प्रणाली लागू की। यह सिस्टम बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। केवल 1934 के 6 महीनों में ही 57,000 से अधिक ईम्यूज मारे गए। बाद में एक्सक्लूजन फेंसेस को और मजबूत किया गया, जिससे यह प्रॉब्लम धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई। दोस्तों, द ग्रेट ईम्यू वॉर केवल एक अजीब हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख है। यह बताता है कि जब इंसान नेचर के कम्प्लेक्स सिस्टम को समझे बिना उस पर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है तो रिजल्ट अक्सर डिस्ट्रक्टिव ही होता है। एम्यू बर्ड्स के पास कोई गन्स नहीं थी, कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं था, बस अपने सर्वाइवल की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। और उसी इंस्टिंक्ट और स्पीड के दम पर उन्होंने एक पूरी आर्मी को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। शायद यही वजह है कि आज भी ईम्यू कांगारू के साथ ऑस्ट्रेलिया के नेशनल कोट ऑफ आर्म्स पर प्राउडली खड़ा है। उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिंबल की जगह नहीं ली, बल्कि हिस्ट्री में ऑफिशियली एक ऐसा वॉर जीता जहां पक्षियों ने गोलियों को हरा दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और सोचें कि नेचर कभी कभी हमें कैसे सरप्राइज कर सकती है। तब तक के लिए हमारी दुनिया की ऐसी ही वियर्ड और वंडरफुल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते रहें।